हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 12 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है एसबीआई से रिलेटेड जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें एसबीआई ने पेटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 मार्च 2024 तक मांगी गई थी, उसके लिए उससे एसबीआई को टाइम दिया जाए और 30 जून तक एसबीआई ने बोला था कि 30 जून तक हमें टाइम दिया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल सबमिट करने के लिए। तो ये जो सुनवाई है ये 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली एसबीआई की इस पेटिशन को खारिज कर दिया है और मना कर दिया है एसबीआई को टाइम देने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 24 घंटे के अंदर, यानी आज की डेट 12 मार्च तक शाम को 5 बजे तक ये सारी डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड की जाए एसबीआई के द्वारा। ये सारी डिटेल आज शाम को 5 बजे तक एसबीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च को शाम तक ये जो डिटेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कि किसने बॉन्ड्स परचेज किए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की है, और कितने बॉन्ड्स रियलाइज किए गए हैं यानी एनकैश कराए गए हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। ये सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी साइट पे डिस्प्ले करेगा और सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा 15 मार्च तक। तो ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट ने ये एप्लीकेशन खारिज करते हुए अपनी डेडलाइन 15 मार्च वाली सेम रखी है। 15 फरवरी का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अब 24 घंटे का टाइम एसबीआई को दिया गया है। इसमें कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कहा गया है कि जो भी डिटेल्स एसबीआई के साथ एसबीआई के मुंबई ब्रांच में उपलब्ध हैं उसको एज सच डिस्क्लोज कर दे एसबीआई। उसमें कंपैरिजन या मैचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर में कंपैरिजन या मैचिंग के लिए नहीं बोला गया, केवल प्लेन डिस्क्लोजर की बात की गई है। तो सारी डिटेल डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर दी जाए और वो डिटेल फर्दर 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दे। ये बात यहाँ पर की गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम जो एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, एक एक्ट को पास करा के ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी, जिसके थ्रू जो भी पॉलिटिकल डोनेशंस हैं उनको पूरी तरीके से एनोनिमस बना दिया गया था। यानी किस बिजनेस हाउस ने, किस कॉर्पोरेट हाउस ने, किसने कितना दान दिया है, कितना डोनेशन दिया है किस पॉलिटिकल पार्टी को, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये डिस्क्लोज नहीं की जा रही थी। और एक्ट में भी ये प्रोविजन दिया गया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों को नहीं दी जाएगी। एक तरह से एनोनिमिटी क्रिएट कर रहा था ये पूरा जो सिनेरियो है। इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कौन सी पार्टी को कितना डोनेशन मिलता है और कौन सा कॉर्पोरेट हाउस या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उनको ये डोनेशन देता है, इसको जानने का हक सिटीजन्स को है। इसीलिए ये एनोनिमिटी इंक्रीज करने वाली स्कीम है और ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के प्रोलिफरेशन को भी इलेक्टोरल फंडिंग में बढ़ाने की गुंजाइश रखती है। इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि एसबीआई इंफॉर्मेशन आज की डेट में किस तरह से इलेक्शन कमीशन को देता है और फाइनली ये डिस्प्ले 15 मार्च को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैसे किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस के रिगार्डिंग। अग्नि 5 मिसाइल की एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ये टेक्नोलॉजी है मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी और MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV टेक्नोलॉजी को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। ये अभी रिसेंटली DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका ट्रायल किया गया और सक्सेसफुल हुई है ये अपने ट्रायल में। ये जो ट्रायल है इसकी टेस्ट फ्लाइट APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में कल की डेट में की गई और इसको सक्सेसफुल माना जा रहा है। इसके बाद जो MIRV टेक्नोलॉजी है ये एक मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में। और MIRV टेक्नोलॉजी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड है। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि MIRV टेक्नोलॉजी को अग्नि 5 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अग्नि 5 वो मिसाइल सिस्टम है जिसके थ्रू इसको टेस्ट किया गया है
और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत, जो पूरा मिशन है जिसके अंतर्गत ये जो टेस्टिंग की गई है, वो मिशन है मिशन दिव्यास्त्र। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत डीआरडीओ ने एमआईआरवी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है अग्नि 5 मिसाइल में। एमआईआरवी टेक्नोलॉजी मींस सिंगल मिसाइल काफ़ी सारे मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है और मल्टीपल पॉइंट्स को अटैक कर सकती है। एमआईआरवी टेक्नोलॉजी मींस अ सिंगल मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स। इट विल इंश्योर दैट सिंगल मिसाइल कैन डिप्लॉय मल्टीपल वॉरहेड एट डिफरेंट लोकेशन। एक ही मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स को फिट किया जा सकता है और अलग अलग लोकेशन पे पॉइंट आउट किया जा सकता है, अलग अलग लोकेशंस पे अटैक किया जा सकता है। और अग्नि 5 मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी के लिए बहुत अहम मिसाइल है और इंडिया के न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने वाली मिसाइल है, जिसमें एमआईआरवी आने के बाद ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सीएए के रिगार्डिंग जो रूल्स है उसको नोटिफाई कर दिया है और इसके साथ ही लोकसभा इलेक्शन से पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये लागू हो गया है। 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, जो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया था। पिछले 5 साल से ये नोटिफाई नहीं था और अभी कल की डेट में यानी कि 11 मार्च 2024 को होम मिनिस्ट्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स को नोटिफाई करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है ऑल ओवर इंडिया। अब ये एक्ट है क्या? ये एक्ट जो है ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है थ्रू दिस ऐप। जो एक्ट है ये सिटीजनशिप देता है टू अनडॉक्यूमेंटेड पीपल। जो एक्ट में दिया गया था कि उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और जो बिलोंग करते हैं हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से या बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियन और जैन। तो ये जो 6 रिलीजन है, इनके अगर इनसे रिलेटेड जो लोग हैं, हिंदू धर्म, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन और क्रिश्चियंस, इन इस धर्म की जो कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो उनको इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो दी जाएगी। लेकिन ये जो रूल्स लाए गए हैं, इनमें रूल्स में ये बोला गया है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं, दे विल हैव टू प्रोवाइड 6 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड स्पेसिफाई द डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। मतलब एक्ट में तो ये दिया गया था कि अनडॉक्यूमेंटेड जो सिटीजन्स हैं इन 6 कम्युनिटीज के, इन 6 धर्मों के, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन रूल्स में 6 डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और डेट ऑफ एंट्री भी मांगी गई है जो लोग अप्लाई करना चाहता है इसके अंतर्गत। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, टीनेंसी रिकॉर्ड्स, आइडेंटिटी पेपर, कोई भी लाइसेंस या फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश की अथॉरिटी ने कभी भी इशू किया हो एप्लीकेंट्स पे। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके इन कम्युनिटी से रिलेटेड लोग सिटीजनशिप के लिए अंडर सीएए रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीक्स तमिलनाडु गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन चाइल्ड पॉर्न। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड एक मुद्दा तमिलनाडु हाई कोर्ट में चल रहा था। पहले ये तमिलनाडु हाई कोर्ट का मुद्दा क्या था ये समझ लेते हैं। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दी थी जिसमें उसने एक आदमी को बरी कर दिया था, या कहें कि क्वेश कर दिया था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट वन पर्सन जो पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा फॉर डाउनलोडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और हाई कोर्ट ने बोला था कि अंडर सेक्शन 67 बी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड जो मटेरियल है उसको डाउनलोड करना और प्राइवेटली देखना ये कोई जुर्म नहीं है, ऐसा कोर्ट ने बोला था। और इट हैड कैटेगोरिकली सेड, कोर्ट ने बहुत ही क्लियर बोला था कि वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर से वाज नॉट एन ऑफेंस एज द एक्यूज्ड हैज मियरली डाउनलोडेड इट ऑन हिज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड वॉच्ड इट इन प्राइवेट। कोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के डिसीजन को भी रेफर किया था। तमिलनाडु हाईकोर्ट ने केरला हाईकोर्ट के डिसीजन को भी रेफर किया था जिसमें केरला हाईकोर्ट ने बोला था कि वॉचिंग पोर्नोग्राफी इन प्राइवेट वाज नॉट ऑफेंस अंडर आईपीसी सेक्शन 292। तो तमिलनाडु हाईकोर्ट की ये जो डिसीजन था इसके अगेंस्ट प्ली फाइल की गई थी एनजीओ के एक ग्रुप के द्वारा। दैट प्ली फाइल्ड बाय कोलिशन ऑफ एनजीओज फाइटिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड मैरिज। और उन्होंने उस एनजीओ के ग्रुप ने ये आर्गू किया था कि अगर कोर्ट इस तरह का कोई डिसीजन देता है तो ये एक बड़ा बहुत ही बैड प्रेसिडेंट सेट कर सकता है लोगों के लिए। एंड उन्होंने ये बोला था कि ये जो इम्प्रेशन दैट वाज गिवन टू द जनरल पब्लिक में ये इमेज आएगी कि डाउनलोडिंग एंड पजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाज नॉट एन ऑफेंस, और जिससे
जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड जो मटेरियल है उसकी डिमांड बढ़ सकती है, और जिसमें की वजह से जो इनोसेंट चिल्ड्रन हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये घातक हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड जो एक पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की गई थी एनजीओ के कोalition के द्वारा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से ये पूछा है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ सॉट ए रिस्पॉन्स, एक तरह से सरकार का रिस्पॉन्स मांगा है फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नमेंट इस केस में, कि गवर्नमेंट का अपना क्या स्टैंड है और किस तरह का रिस्पॉन्स है। यहाँ पर हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन 3 एक्ट से रिलेटेड है। एक तो हमने देखा कि आईटी एक्ट 67 बी ये रिलेटेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, 67 बी ऑफ आईटी एक्ट। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड एक और एक्ट है जिसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 में भी एक स्ट्रिक्ट एक्ट लाया गया था चाइल्ड से रिलेटेड, और इसकी भी यहाँ पर बात की गई है। पॉक्सो एक्ट 2012 का है, आईटी एक्ट 2000 भी इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, और तीसरा है आईपीसी का सेक्शन 292। तो ये जो सेक्शन है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, और इसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट 2000 और आईपीसी, और नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर होगा ऑल, ये 3 जो एक्ट हैं ये रिलेटेड हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली इन इंडिया, और ये बताया गया है एक रिपोर्ट के द्वारा जिसका नाम है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024, जो रिलीज की गई है गोटेनबर्ग बेस्ड वी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा। गोटेनबर्ग के वी डैम इंस्टीट्यूट ये डेमोक्रेसी रिलेटेड अपना डेटा निकालता है ईयरली बेसिस पे, और डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में रिपोर्ट ने कैटेगरी 4 तरह की कैटेगरी बनाई है। किसी भी कंट्री में रेजिम को लेकर 4 टाइप के रेजिम होती हैं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, और ये जो 4 कैटेगरीज हैं वो हैं लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड क्लोज ऑटोक्रेसी। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसमें से आधी पॉपुलेशन 18% of world's population accounts for about half of the population living in autocratic countries. Autocratic countries में 18% पॉपुलेशन इंडिया में रह रही है, और इस समय 2024 में जो कंडीशन है डेमोक्रेसी की वो उस लेवल की है जो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर करने के टाइम थी। तो कहीं न कहीं ये जो रिपोर्ट है, ये 1975 इंडिया और 2024 के इंडिया को कंपेयर करती है कि 75 में जो इंडिया की डेमोक्रेसी का लेवल था, वो लेवल अभी 2024 में है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। एज़ पर वी डैम क्लासिफिकेशन, एक लिबरल डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी सच एज़ रेगुलर, कुछ उसके ट्रेड्स हैं लिबरल डेमोक्रेसी के, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए वहाँ पे, मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियरी यानी कोर्ट्स और उसके डिसीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से होने चाहिए। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो ऑफिशियल लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पूरी ब्रांच है, उन पे एक लॉजिकल और एक कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि वो ओवररीच ना करें, और उसके साथ ही साथ रिलीजियस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक लिबरल डेमोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कंस्ट्रेंट ऑन एग्जीक्यूटिव ओवररीच, इसके साथ ही रिगरस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। और 2024 में जो भारत है, इंडिया है, उसमें कुछ जो ट्रेड्स हैं वो इसके विपरीत पाए गए हैं, जैसे कि सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट्स, इंटिमिडेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इसके साथ ही जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, उनको दबाने की कोशिश, और इसके साथ ही साइलेंसिंग ऑफ डिसेंट इन एकेडमिक्स, जो एकेडमिक्स से रिलेटेड लोग हैं वो उनका डिसेंट को साइलेंस करना। तो ये सारी चीज़ें 1975 की तरह देखी जा रही हैं। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जिसमें करीब 4200 स्कॉलर्स 180 देशों के मिल के पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें 31 मिलियन डेटा सेट को लिया जाता है, और टोटल 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इसमें अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये डेमोक्रेसी की कंडीशन को बताती है।
प्रधानमंत्री के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है या टनल है जिसका नाम है सेला टनल। ये एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक लिंक है जो कनेक्ट करती है तवांग इन अरुणाचल प्रदेश में तवांग और कामेंग डिस्ट्रिक्ट को, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बहुत ही पास है ये सीला टनल। तो इंडिया के जितने भी आर्मी पर्सोनल या आर्मी और इंडिया की फौज इंडिया चाइना बॉर्डर पे है उनके लिए जो आर्म्स एम्यूनिशंस को मूव करवाना या फूड सप्लाई मूव करवाना, उनके लिए कोई सप्लाई भेजने के लिए सीला टनल बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये बनाई गई है 13,000 फीट की हाइट पे और 1.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एड डेवलपमेंट इन बॉर्डर विलेजेस एंड अलाउ फॉर क्विकर मिलिट्री ट्रूप्स एंड हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट एट बाउंड्री विद चाइना। एक तरह से ये जो सीमांत गाँव हैं वहाँ पे, उनके डेवलपमेंट में भी अच्छा रोल निभा सकती है और इसके साथ ही साथ मिलिट्री ट्रूप्स और उनके लिए जो चीज़ें भेजी जानी हैं, वो भी बहुत जल्दी उनका मूवमेंट किया जा सकता है। अब इस पूरे सिनेरियो को देख के चाइना बड़ा परेशान है और उसने अपना जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर रजिस्टर किया है। चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है और इंडिया हमेशा ही इस बात को अपोज करती है, क्योंकि इंडिया अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही इंडिया के अधिकार में है और एक तरह से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है और उसके सारे लोकेशंस पे इंडिया की ही जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल है, इंडिया का फुल कंट्रोल है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना पार्ट बताते हुए उसको अलग नाम से पुकारता है और ये चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश को ज़ेंगनाम नाम से बोला जाता है। इंडिया विच हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ ऑलवेज एजर्टेड द रूल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज इंडिया सॉवरेन टेरिटरी। इंडिया का शुरू से ही मानना है और हमेशा से ही मानना है कि अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से कंप्लीट इंडिया की सॉवरेन टेरिटरी में आता है। और अगर हम इंडिया और चाइना के जो स्टैंड ऑफ है उसकी बात करें तो 2020 से इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। अगर इंडिया और चाइना की बाउंड्रीज डिस्प्यूट की अगर हम बात करें इस तरह से, अगर मोटा मोटी हम देखें तो इसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एक तो है वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का बॉर्डर में, दूसरा है मिडिल सेक्टर जो हिमाचल, उत्तराखंड और असम तक के एरिया को कवर करता है, और जो ईस्टर्न सेक्टर है इंडिया और चाइना की बाउंड्री पे वो है असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे। तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश आता है जिसकी बात की जा रही है। इसके अलावा वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी लद्दाख और उसके एरिया को जो इंडिया के लद्दाख और चाइना के पार्ट को टच करने वाला सेक्टर है या बाउंड्री है वो वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है। जो यहाँ पर 2020 से स्टैंड ऑफ की कंडीशन बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच, और उसके बाद 21 राउंड्स ऑफ सीनियर मिलिट्री कमांडर टॉक ऑलरेडी एलएसी पर हो चुकी हैं। उसके बाद भी सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स ऑफ मल्टी मिनिस्ट्रियल वर्किंग मैकेनिज्म जो कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन रिलेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट्स या बॉर्डर अफेयर्स देखता है उनके भी बीच निगोसिएशन हो चुके हैं। लेकिन ये जो फाइनल मुद्दा है लद्दाख एरिया में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर वो अभी सुलझा नहीं है, और पिछले कुछ दिनों में इंडियन ट्रूप्स का जो मूवमेंट है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भी देखा गया है। तो इंडिया और चाइना के बीच की जो कंडीशन है वो जब भी ये बॉर्डर की बात आती है, बॉर्डर डिस्प्यूट की बात आती है, तो इंडिया चाइना के बीच 2 प्रोमिनेंट लोकेशंस पे बॉर्डर डिस्प्यूट है। एक तो है लद्दाख में जो वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर पे आता है, और एक है अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्टर्न सेक्टर में आता है। ओपेनहेमर जो एक यूएसए की एक फिल्म है, इसने 7 ऑस्कर प्राइज जीते हैं, और ये जो कैटेगरी है उनमें से मेन कैटेगरी है बेस्ट मूवी, बेस्ट पिक्चर का इसको अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला है। ओपेनहेमर ये नोलन एक ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, उनके द्वारा बनाई गई है, और ये बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब के फादर माने जाने वाले इंसान के पूरे जीवन को दर्शाने वाली फ़िल्म है। हॉलीवुड की एक बहुत बड़े फ़िल्म मानी जा रही है, क्योंकि बहुत कम फ़िल्में होती हैं जिनको 7 या उससे ज़्यादा कैटेगरीज़ में ऑस्कर दिया गया, और अगर नॉमिनेशन की हम बात करें तो 13 कैटेगरीज़ में ओपेनहेमर को नॉमिनेट किया गया था। ये कहानी है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया, उसके पूरे एक तरह से बायोपिक मान सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये मूवी है। तो ओपेनहेमर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ओपेनहेमर 7 कैटेगरीज में ऑस्कर मिला है बेस्ट पिक्चर में,
बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर भी इसको मिला है और बेस्ट एक्टर का भी ऑस्कर ओपेनहाइमर को दिया गया है। इसके अलावा कुछ और मूवीज़ हैं जिनको यहाँ पर अवार्ड्स मिला है, बार्बी और पुअर थिंग्स, जिसको 3 ऑस्कर दिए गए हैं। बिजनेस न्यूज़ है यहाँ पर, सेबी के द्वारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो सेबी ने जो मिड सेक्टर के स्टॉक हैं, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो स्टॉक हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में इनका जो वैल्यूएशन है या इनका स्टॉक प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इस जो बढ़ते हुए स्टॉक प्राइसेस हैं इसको लेकर सेबी काफ़ी चिंतित है। और सेबी का मानना है कि ये जो स्टॉक प्राइस है ये कंपनीज की एक्चुअल अर्निंग को सपोर्ट नहीं करता, या कंपनी की जितनी अर्निंग हुई है उसके बाद जो स्टॉक प्राइस इंक्रीज होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ये स्टॉक प्राइस इनके इंक्रीज हुए हैं। और इन स्टॉक प्राइस में जो पैसा है ये आम आदमी ने बहुत ज़्यादा लेवल पे लगा रखा है। तो सेबी का ये मानना है कि ये एक तरह से फ्रॉथ बन गया है स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में। फ्रॉथ मतलब एक तरह से झाग बन गया है, बबल रिलेटेड बात यहाँ पर की जा रही है, एक बबल बन गया है। और ये अगर बर्स्ट होता है तो इसमें जो आम निवेशक है या एक छोटा एक आम आदमी है जो अपने पैसा लगाता है उसके पैसे डूबने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए सेबी ने ये जो रैली आई है मिडिल और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने की बात की है। और कहीं न कहीं ये इन्वेस्टर्स के लिए भी एक वार्निंग दी है कि इन इस तरह के स्टॉक में बहुत ही कॉशियस होकर, बहुत ही अलर्ट होकर पैसा लगाया जाए। और जहाँ तक अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो ऐसे स्टॉक में लोगों को पैसा नहीं लगाना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग रैली इन मिडिल एंड मिड कैप स्टॉक ड्रॉज अटेंशन ऑफ सेबी विच वांट टू प्रिवेंट दिस बबल। अभी स्मॉल और मिड कैप इंडाइसेस का जो जनवरी 2023 पिछले 1 साल से जो रैली है वो बहुत ज़्यादा है। वो उनकी जो अर्निंग है और जो एक्चुअल कंपनी की का वैल्यूएशन है उसको सपोर्ट नहीं करता। सेबी चेयरमैन अभी कौन है? सेबी चेयरपर्सन है माधुरी पुरी बुच। तो इनके द्वारा बोला गया है कि जो रेगुलेटर है सेबी हैज सीन एविडेंस, सेबी को ये एविडेंस भी है शायद सेबी के पास कि प्राइस मैनिपुलेशन किया जा रहा है स्मॉल और मिडिल सेगमेंट में। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट नॉर्मली वो एक ऐसा प्लेस है जिसमें जो कंपनीज हैं इंडिया की वो रजिस्टर होती हैं वहाँ पर, अपनी अपने वैल्यूएशन के बेसिस पे फंड रेज करती हैं। जैसे कि मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक तरह का एनएससी जिसको बोलते हैं, ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कंपनियों की लिस्टिंग होती है। कुछ इनके इंडाइसेस हैं जैसे निफ्टी निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनीज हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी कंपनीज मानी जाती है। इसी तरह से बीएससी 30 में जो सेंसेक्स है वो 30 कंपनीज का एक ग्रुप है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो यहाँ पर सेबी के द्वारा एसएमई सेगमेंट से रिलेटेड जो इन्वेस्टर है उनको अलर्ट किया गया है। इसके अलावा T+0 सेटलमेंट की बात की जा रही है जो 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जो ऑप्शनल बेसिस पे होगा। T+0 सेटलमेंट मतलब जिस डेट को कोई भी सिक्योरिटी परचेज की गई है उसमें उसी डेट को उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा। आज के टाइम में 1 से 2 दिन का समय लगता है शेयर खरीदने और उसके डीमैट अकाउंट आने में इतना करीब 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। इसको सेम डे पे कराने की जो बात है वो की जा रही है और 28 मार्च से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ऑन ऑप्शनल बेसिस। आरबीआई टेक्स डिलीवरी ऑफ $5 बिलियन स्वैप हेल्ड फॉर 2 ईयर्स अगो। तो 2 साल से आरबीआई जो डॉलर है वो बेचने और खरीदने का काम कर रही है। आरबीआई ने ये प्रोग्राम में कंडक्ट किया है 2 साल से, सेल और बाय स्वैप टू एनहेंस डॉलर लिक्विडिटी इन मार्केट। तो पिछले कुछ समय से डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में कम हो गई थी और जब भी कोई चीज़ एज पर रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कम होती है तो उसका जो डिमांड है या उसका प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पिछले टाइम में डॉलर का प्राइसिंग रुपीज़ के मुकाबले में डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो उस पर्टिकुलर मुद्दे को नोटिस में लेते हुए आरबीआई ने डॉलर को बेचने की जो अपना प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया। डॉलर बेचने से लिक्विडिटी जो डॉलर की है वो मार्केट में बढ़ेगी और जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी यानी कि अवेलेबिलिटी डॉलर की हो जाएगी तो उसके प्राइस नीचे आ जाएँ। इसलिए आरबीआई ये समय-समय पर ये अपना जो प्रोग्राम है वो करता रहता है। तो पिछले 2 साल में जो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए डॉलर बेचने का जो कार्यक्रम आरबीआई ने शुरू किया था वो अब डॉलर खरीदने की बात यहाँ पर बताई गई है। बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज स्वैप एंटेल्स। अब इसमें होता क्या है, एक बैंक डॉलर बाय करता है, यूएसए के डॉलर बाय करता है आरबीआई से
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उस पीरियड के बाद आरबीआई ऐसा कहता है कि अभी आज आप मुझसे डॉलर बाय कर लो और 2 साल के बाद मैं आपसे वो डॉलर परचेज़ कर लूँगा, मतलब वो डॉलर वापस देके आप पैसे ले लेना। तो ये पिछले 2 साल में आरबीआई ने किया था, और अब जब डॉलर परचेज़ करने की बात आई तो आरबीआई इसमें सारे डॉलर एक बार में परचेज़ नहीं करता है, थोड़े-थोड़े करके करने की बात हमेशा की जाती है, जिससे कि जो कंडी रूपी और डॉलर का जो बैलेंस है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो कहीं न कहीं बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर डॉलर आरबीआई ने पिछले 2 साल में जो बेचे थे, वो परचेज़ किए जाएँगे, जिससे कि रुपी की जो अभी कमी मार्केट में आने वाली है मार्च महीने में, वो कैटर की जा सके। और रुपीस की कमी आ सकती है मार्केट में बिकॉज़ ऑफ एडवांस टैक्स एंड जीएसटी। कंपनियों के द्वारा मार्च महीने में जो एडवांस टैक्स दिया जाता है और जीएसटी पेमेंट किया जाता है, जिससे कि वो सारा पेमेंट नॉर्मली कंपनीज़ गवर्नमेंट को रुपी के टर्म में करती हैं, और जब पूरे देश की अगर हम बात करें, तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो रुपी पेमेंट है, वो गवर्नमेंट को किया जाएगा, जिससे बैंकिंग सिस्टम से वो रुपए सरकार के पास चले जाएँगे, यानी कि नॉर्मल सर्कुलेशन से वो रुपए हट जाएँगे। तो रुपए की किल्लत हो सकती है मार्केट में, तो उस किल्लत को मीट आउट करने के लिए या उसकी कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई जो बैंकों के पास डॉलर पड़ा हुआ है, वो खरीदेगा और उसके अगेंस्ट बैंकों को रुपए देगा, जिससे कि जो एडवांस पेमेंट और जीएसटी में रुपए बैंकों के द्वारा सरकार को दिए गए, उसकी कमी डॉलर के अगेंस्ट जो रुपए है वो देकर की जाए, और मार्केट में रुपी और डॉलर का जो स्टेबिलिटी है वो बना रहे। ये आरबीआई का नॉर्मली ये प्रोग्राम होता है जो आरबीआई टाइम टाइम पे करता रहता है, डॉलर रुपी एक्सचेंज को बैलेंस करने के लिए। और उसी से रिलेटेड ये स्वैप फॉरेन करेंसी स्वैप प्रोग्राम है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।